औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। I am Professor Adnan Noon. My contact number is 030522933738। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इंग्लिश लिटरेचर जो है उसकी जो हिस्ट्री है उसको शुरू किया हुआ है, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंग्लो सैक्सन जो एज है, वेरी फर्स्ट एज इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री, उस पर आज हम बात करेंगे। तो एंग्लो सैक्सन एज को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही फेमस जो है वो राइटर है, उसका नाम है माइकल फुको। माइकल फुको कहता है कि जो पावर होती है ना, वो ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि आपकी लैंग्वेज, आपका कल्चर, आपकी डेमोक्रेसी, आपकी जितनी भी लाइफ के साथ अटैच चीज़ें हैं, वो जो चीज़ तय करती है वो पावर होती है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें कि माइकल फुको जो है उसकी ये जो स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कहता है कि जो है ना, पावर ही ये तय करती है कि वो आपकी लैंग्वेज को, आपके कल्चर को। तो इस लिहाज से ये जो एंग्लो सैक्सन एज है, इस पर ही उसकी ये बात कितने परसेंट जो है ना वो राइट या एक्यूरेट है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी ओरिजिन के बारे में, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है, वो किस तरह से हमारे सामने आई है। तो उसके लिए हमें हिस्ट्री के बिल्कुल आगाज़ के जो बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। तो उसमें जब हम हिस्ट्री के बिल्कुल आगाज़ में जाते हैं, शुरू में जाते हैं, तो होल जो इंग्लैंड है, सारे इंग्लैंड के अंदर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, पूरे यूरोप के अंदर आप उसको कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसमें आयरलैंड है, ये सब जो इलाके हैं, इनका पहले जो है ना, क्रिश्चियनिटी से पहले, ठीक है, बिफोर दी जो है डेथ ऑफ क्राइस्ट, उससे पहले का जो है ना हमें जो हिस्ट्री है उसके लिहाज से जब हम देखते हैं, तो इंग्लैंड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ट्राइब्स थे ना, ठीक है, वो क्या थे, उनकी हुक्मरानी थी, ठीक है। यानी हम बात ये करने जा रहे हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, पहले ही से मैं बात करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ। सेकंड ये बात करूंगा कि ओरिजिन जो है लैंग्वेज का, उसके साथ साथ जो लिटरेचर है इंग्लिश, वो किस तरह से लिखा गया। तो उसमें ये है कि इंग्लैंड के या यूरोप के अंदर जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के जो ट्राइब्स हैं उनकी हुकूमत रही है। जो पावर में होता था वही सब कुछ होता था। जिस तरह के हमने माइकल फूको की मैंने आपको मिसाल दी, वो कहता है कि पावर सारा कुछ है। तो छोटी सी मिसाल है उसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं कि अगर एक घर है ना, घर के अंदर अगर तो वाइफ की हुकूमत है, यानी उसकी ज़्यादा चलती है, वो पावर में है, तो लिहाजा उसके जो अहकामात हैं उनको माने जाएंगे। और अगर हस्बैंड है तो उसको, उसकी बात को, अगर वो पावरफुल है तो उसकी बात मानी जाएगी। बाकी सारे जो है ना घर वाले उसके जो हुक्म है उसके मुताबिक चलेंगे। जिस तरह से वो घर के अंदर माहौल की डायरेक्शन देगा, सिमत तय करेगा, उस तरह से होगा। उसके अलावा वो जो है ना क्या है, आज़ाद ख्याल है, ठीक है, लिबरल है या नहीं है, ठीक है। यानी कि जो डोमिनेंट होता है ना, जो पावर में होता है, उसी की बात होती है। जिस तरह के अगर हम देखते हैं कि इस्लामी दौर के अंदर जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप, आपके कुर्बान और मेरी जान, आपके जो दौर है, आप में भी जो इस्लाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो था वो इस्लाम डोमिनेंट था। उसके बाद ये कि सैयदना हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु का जो दौर मुबारक है, उसमें भी इस्लाम जो है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा वो फैला। क्या वजह थी कि उस वक़्त जो हुक्मरान थे वो अपनी पावर में थे,
ठीक है, खालिद बिन वलीद की अगर मिसाल लेते हैं तो उसमें उस वक्त भी जो है ना इस्लाम जो है उसकी बहुत ज़्यादा फतूहात हो रही थी। फतूहात क्यों हो रही थी कि जो है ना मुसलमान वो पावरफुल थे। सेकंड ये कि उसकी कई एक रीजन आ सकती हैं कि वो किस लिहाज से पावरफुल थे। तो उसमें एक स्टेटमेंट सिर्फ मेरा ख्याल है ये हमारा टॉपिक नहीं है, उसमें एक ही दूंगा कि उनमें ईमान का जज्बा था, और ईमान का जब जज्बा पावरफुल था तो उस पावर के अंदर भी जो सा, ठीक है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इस्लाम गलबा पाता गया बाकी जितनी भी मज़ाहिब हैं उन पे। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर है, ठीक है, उन्होंने अपनी फोर्सेस के लिहाज से, अपने ईमान के जज्बे के लिहाज से जो है ना फतूहात का जो सिलसिला है उसको बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि मुसलमान पावर में थे। और जो पावर होती है उस दौरान जब फिर फतवात हुई तो इस्लाम का जो कल्चर है और जो लैंग्वेज है मुसलमानों की, ठीक है, जो उनकी थी वो डोमिनेट हुई। ठीक है, जब इस्लाम का कल्चर क्यों डोमिनेट हुआ, हजूर के दौर में, हज़रत उमर के दौर में, या खालिद बिन वलीद रज़ी तआला अन्हु के दौर में, या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में, मोहम्मद बिन कासिम के दौर में, तारिक बिन ज़ियाद के दौर में, वजह क्या थी कि पावर थी, पावर डोमिनेट थी, इस्लाम की पावर डोमिनेट थी। और जब पावर गालब आई बाकी जो हैं कुव्वतों पे और इस्लाम का जो है ना वो कानून नाफिज किया गया, तो इस लिहाज से पावर की वजह से जो है ना फिर इस्लाम का जो कल्चर है वो फ़रोग पाया। यानी ये जो स्टेटमेंट है माइकल फूको की कि पावर जो है वो लैंग्वेज को और रूल एंड रेगुलेशंस को, कल्चर को, लाइफ को, सोसाइटी को, डेमोक्रेसी को, ये क्या कौन सी चीज़ तय करती है? पावर तय करती है। ठीक है, अब इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जब इंडिया के अंदर मुगलों के दौर में मुसलमानों ने हुकूमत की, ठीक है, तो उस वक़्त क्या था कि इंडिया का जो कल्चर था उसके अंदर मुसलमानों का गलबा था, क्योंकि मुसलमान हुकूमत में थे, पावर मुसलमानों के पास थी। तो उसी तरह से जैसे कि पहले मैंने बात की, तो जो है ना वो डोमिनेंस हुआ इस्लामी कल्चर। इसी तरह से इंडिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमत के बाद जब अंग्रेज़ आए हैं तो फिर अंग्रेज़ों का जो कल्चर है वो डेवलप हुआ। उसके बाद उनकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि वो रूलर थे, और जो रूलर होते हैं उसी वही हम बात कर रहे होते हैं, जो पावर में होते हैं वो रूलर, जो रूलर्स होते हैं फिर उनकी जो है ना उनका कल्चर्स, उनकी हेरिटेज, वो सारा कुछ जो है ना उनकी लैंग्वेज वो क्या होती है, वो अपनी क्लाइमेक्स को आती है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को जो मैंने इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की और तमहीद बांधी, अब इसको हम लेके आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है एंग्लो सैक्सन एज के अंदर। यानी ये है यूरोपियन एज जो है उसकी हिस्ट्री जो है उसके अंदर जो फर्स्ट एज हमारे सामने आती है एंग्लो सैक्सन, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब उसकी तरफ आते हैं। अब ये देखिए कि यूरोप के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ट्राइब्स थे, ठीक है, बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, उससे पहले मुख्तलिफ के जो है ना जो ट्राइब्स थे वो हुकूमत, यानी जो पावरफुल ट्राइब होता था, कबीला होता था, वो क्या करता था, हमला करता था और क्या करता था, अपनी हुकूमत बना लेता था। ठीक है, अब 50 जो है ना 4 जो है ना सेंचुरी से पहले, ठीक है, 54 सेंचुरी से पहले अगर हम बात करते हैं जो है ना एक केल्ट्स, CELTS, केल्ट्स और गील, ये 2 ट्राइब्स थे जो कि यूरोप के अंदर छाए हुए थे। ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा गलबा था, केल्ट्स का और गील का। ठीक है, इनकी हुकूमत थी। अब जितनी भी इनकी जो लैंग्वेज थी या इनका जो कल्चर था, ठीक है, वो डोमिनेट था यूरोप के अंदर। ठीक है, अब जब 54 के अंदर जब ये केल्ट्स और गेल, पहले जो कैलेटिक थी और जो है ना ये जो लैंग्वेज थी ये वहाँ पे जो है ना ऑफिशियल आप उसे कह सकती हैं लैंग्वेज के तौर पे जो है ना इसको फ़रोग मिल रहा था। अब जब 54 के अंदर जो रूमन है उन्होंने यूरोप के ऊपर अटैक किया, तो जो इटालियन ज़ुबान है, ठीक है, वो क्या आई, वो अपने क्लाइमेक्स को आ गई, क्योंकि जो रूमन थे उनकी ज़ुबान थी, ठीक है, ये रूमन की ज़ुबान थी। अब जब इटालियन ज़ुबान का वहाँ पे फ़रोग हुआ 54 से लेके
अप्रॉक्सीमेटली 450 तक, 54 से लेके 450 तक अप्रॉक्सीमेटली 400 साल जो थे रोमन, उन्होंने गवर्न किया। किसको गवर्न किया? यूरोप को गवर्न किया। अब जब ये 400 साल के अंदर जो इटली सॉरी इसके अंदर यूरोप के अंदर इटालियन जुबान ने अपना अरूज रखा और उनकी ऑफिशियल जुबान के तौर पे जो इटालियन है वो बोली जाती थी, क्योंकि जो रूलर्स थे उनकी ये लैंग्वेज थी, उनका कल्चर वहाँ गालिब था, जो कि माइकल फूको कहता है। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि इटली के अंदर सबसे पहले, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी है उसने जो जन्म लिया वो इटली के अंदर लिया। जब क्रिश्चियनिटी का इटली के अंदर जन्म हुआ तो उस वक़्त इटली के अंदर जो ऑफिशियल ज़ुबान थी वो क्या थी? इटालियन थी। अब जब इटालियन लैंग्वेज है, इसको ये एडवांटेज मिला कि जब क्रिश्चियनिटी का ज़हूर हुआ, यानी क्रिश्चियनिटी अपने फ़रोग में आई यूरोप के अंदर, तो उस वक़्त इटालियन ज़ुबान वहाँ पे थी। तो लिहाजा जो बाइबल है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो रिलीजियस बुक है, वो भी फिर इटालियन ज़ुबान में लिखी गई, क्योंकि उस वक़्त जो रूलर्स थे उनकी लैंग्वेज इटालियन थी। तो लिहाजा फिर जो है ना जो उनकी होली बुक थी वो भी जो है ना इटालियन में लिखी गई। इस तरह से पूरे यूरोप के अंदर इटालियन जो लैंग्वेज है इसको सिखाया गया और सीखा गया, क्योंकि उनका मजहबी जो लैंग्वेज थी बुक थी सॉरी, वो भी क्या थी? इटालियन में लिखी हुई थी। इसलिए जो क्रिश्चियन थे उन्होंने इस जुबान को काफ़ी फ़रोग दिया। अब इसके बाद जब 454 सॉरी 50 तक, 450 तक, तो जो इटालियन थे वो सॉरी रोमन जो थे वो इक़्तिदार में रहे। अब जब 450 के अंदर इनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म होती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे कि जो जर्मन ट्राइब्स है, ठीक है, पहले गेल और केल्ट्स, ये ट्राइब गवर्न किया उन्होंने। फिर 400 साल क्या कहते हैं रोमन वालों ने गवर्न किया। उसके बाद फिर आगे जब हम आते हैं तो जर्मन जो ट्राइब्स थे, जर्मन ट्राइब्स, ठीक है, उन्होंने रोमन जो हैं उनसे हुकूमत छीन ली। ये जो जर्मन ट्राइब्स थे ये एक्चुअली उस वक़्त जो जर्मनी था ये कोई नेशन के तौर पे नहीं था। ये जो जर्मन ट्राइब्स हैं ये एक्चुअली आए थे साउथ ईस्ट ऑफ रशिया से, ठीक है। तो ये जो थे इनमें एक एंग्लो था, एक सेक्सन थे और थर्ड जूट्स थे, ठीक है। तो अब ये जो तीनों ट्राइब्स हैं इन्होंने आके हुकूमत की कहाँ पे? यूरोप के अंदर। इन्होंने उनसे रोमन से हुकूमत छीन ली। अब जब ये वहाँ पे हुकूमत में आए, ये हुकूमत में 450 से लेकर 1066 तक ये रही हैं, यानी इनका जो दौर है वो चलता है 450 से 1066 तक, ठीक है। तो ये जो सारा दौर था जो 450 से लेके 1066 तक, ये कहलाता है एंग्लो सैक्सन एज, ठीक है। और इसको एंशिएंट एज भी कहा जाता है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इस दौरान जो है ना जो भी इंग्लिश के अंदर डेवलपमेंट आई हैं उनको हम क्लासिकल कहते हैं, एंशिएंट कहते हैं, या एंग्लो सैक्सन कहा जाता है, ठीक है। अब 1066 तक ये जो एजेस हैं, ये जो एंग्लो सैक्सन है ये चलता है। अब हुआ क्या कि ये इन्होंने जितने साल इन्होंने हुकूमत उधर की यूरोप के अंदर, तो लिहाजा इनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, यानी इनमें से आगे एंग्लो और जो सैक्सन है, ये दो जो ट्राइब्स हैं, इनकी ये ज़्यादा पावरफुल थे यूरोप के अंदर, ठीक है। अब इनकी जो लैंग्वेज है वो फिर यूरोप के अंदर उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता से अपना जो है ना वो क्लाइमेक्स पाया, क्योंकि रूलर्स जो थे, ठीक है, इनकी ज़ुबान वहाँ पे जो है ना ज़ाहिर बात है उसने ही डोमिनेंस होना था, उसको ही गलबा मिलना था। तो लिहाजा इनकी जो लैंग्वेज है और इनका जो कल्चर है, इनके जो डोमिनेंस है वो चलता है 1066 तक। अब
ये जो यहाँ तक जो है ना, जो हमने डिस्कस किए हैं, गेल को किया, केल्ट्स को किया, ठीक है, जर्मन्स को किया, जर्मन ट्राइब्स को किया, रूमन्स को किया, और छोटी छोटी और जो थे जो हमारे थे रूलर्स थे, ठीक है, जिन्होंने इनको यूरोप को कॉलोनी बनाया, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो जर्मन ट्राइब्स थे जिनमें हमने जिक्र किया भी एंग्लो का, सैक्सन का और जूट्स का। अब ये इनका जो है ना डायलेक्ट, ये मुख्तलिफ डायलेक्ट से थे, ठीक है। इनकी जो जर्मन्स तो सॉरी एंग्लो जो थे उनका डायलेक्ट और था, ठीक है। उसके अलावा जो सेक्शन है इनका डायलेक्ट और था। उसके अलावा जो जूट्स है उनका डायलेक्ट और था। जो इसके अलावा जो है गील, इनका डायलेक्ट और था। जो क्या कहते हैं केल्ट्स, इनका डायलेक्ट और था। उसके अलावा आगे आप आ जाते हैं जो रूमन थे, इनका डायलेक्ट, यानी कि मुख्तलिफ जो डायलेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो ट्राइब्स हैं, उनके मुख्तलिफ जो डायलेक्ट्स थे, उनसे जो है ना आगे कैमुलेशन करके, उनको जमा करके जो लैंग्वेज वजूद में आई, उनको कैमुलेट करके जो लैंग्वेज वजूद में आई वो है इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश मुख्तलिफ जो ट्राइब्स हैं उनकी जो लैंग्वेज हैं, उनके आगे जो डायलेक्ट्स हैं, उनको जब जमा करके जो ज़ुबान वजूद में आई है वो क्या बनी, फिर इंग्लिश लैंग्वेज बनी। और उसको ही हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एंग्लो सैक्सन जो है ये इसके अंदर जो है ना, जिसका हमने जिक्र किया कि मुख्तलिफ किस्म के जो ट्राइब्स थे उनकी हुकूमत थी, और वो जो ट्राइब्स थे उनके मुख्तलिफ जो डायलेक्ट्स थे, ठीक है, उनसे वो जो बिलोंग करते थे, उससे फिर आगे जो है ना इंग्लिश ज़ुबान का जो वजूद वो कायम हुआ। अब आ जाते हैं कि एंशिएंट जो दौर था जिसको हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं, इसके अंदर जो है ना जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किस तरह से प्रमोट हुई, और इसके अंदर जो उनका कल्चर है वो किस तरह से प्रमोट हुआ। अब इस हिस्से के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें इनके जो पोएट्स हैं, ठीक है, एंशिएंट, उनको डिस्कस करेंगे, जो राइटर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना एंशिएंट एज के अंदर जो हम एक पोएट है जिसका नाम है बीड, BEDE, बीड। इसको एक्चुअली हम इंग्लिश जो है ना वो स्कॉलर तो नहीं कह सकते या राइटर नहीं कह सकते, क्योंकि इसने लिखा किस में, इटालियन ज़ुबान में जो है ना इसने अपनी जो राइटिंग है वो की। लेकिन ये वो पहला राइटर था जिसने ऑफिशियली तौर पे लिखना शुरू किया, ठीक है। यानी एक लिखने की सूरत में जो है ना जिसने अपना वो एक मुसद्दा वो तैयार किया, वो बीड था। क्योंकि इससे पहले जो लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था।